हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट टाइम्स के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग जो सीरीज चल रही है हमारी, उसके अंतर्गत हमने आपको ब्रूनर, जेरोम एस ब्रूनर के विषय में बता दिया है। वाइगोस्की, पियाजे, मैस्लो, मैकडूगल, इन सभी के विषय में बता दिया है। उसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है, वैसे तो आप थंबनेल देख के अब तक समझ गए होंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लॉरेंस कोहलवर्ग के ऊपर। लॉरेंस कोहलवर्ग के ऊपर आज का टॉपिक है। इनके विषय में बात करेंगे। जन्म 1927, मृत्यु हुई 1987 में। आप यूएसए के निवासी हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक जैसे जीन पियाजे में आपको याद होगा, मैंने कहा था जीव शास्त्री हैं। फ्रायड में आपसे कहा था न्यूरोलॉजिस्ट है। इसी तरह से ये मनोशास्त्री थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिद्धांत जो दिया था वो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। समझिएगा, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है मोरल डेवलपमेंट। इनकी जो थ्योरीज है वो मोरल डेवलपमेंट के ऊपर है। और कुछ पॉइंट इसमें बताने हैं, इनकी अवस्थाएं बतानी है। 3 स्तर बताए हैं, 6 अवस्थाएं बतानी है, उनके विषय में बात करेंगे। पहले समझिएगा, ये जो इन्होंने किया या इनका जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत हुआ 1956 में। या इसको 1956 नहीं, 69 में। 1969 में ये नियम आया। बाद में थोड़ा सा चेंजमेंट किया और चेंजमेंट हुआ था 1981 में। तो भैया इनके जो ये सिद्धांत है नैतिक विकास का, ये 1969 में आया और 1981 में इन्होंने इसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट किया है। क्या था समझिएगा। इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो प्रयोग किए थे हिंज पर। हिंज पर, या ये कह सकते हो हिंज की कहानी। हिंज की कहानी थोड़ा समझिएगा, थोड़ा मैंने लिख दूं फिर देखिएगा। 20 वर्ष तक 16 वर्ष के बालकों पर प्रयोग, बालकों पर प्रयोग, और उसके बाद उसी आधार पर प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछे, और ये प्रश्न 2 तरह के थे, दुविधा और तर्कता। दुविधा को बोलेंगे हम लोग डीलिंग, और जो तर्कता है उसको बोलेंगे रीजनिंग। पूरी बात हम आपको समझाएंगे, आप परेशान ना होइएगा। मोरल डीलिंग और मोरल रीजनिंग, इन दोनों की बात इन्होंने करी। थोड़ा समझिएगा, पूरी बात समझिएगा इनकी। लॉरेंस कोहलवर्ग निवासी हैं अमेरिका के। 1927 से 1987 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब ये सिद्धांत क्या था, 1969 में इन्होंने सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया, 20 साल तक इंटरव्यू लिए। अब देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार विधि, यानी कोई कह दे कि इनका आधार क्या है, ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया इसका आधार क्या है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि भैया इसका आधार क्या है, साक्षात्कार। बच्चों का इंटरव्यू, 20 साल तक इन्होंने इंटरव्यू लिया। लेकिन खास बात क्या है, 20 साल का मतलब ये मत सोचिएगा कि 69 से लेकर इन्होंने 20 साल तक किया। अरे 69 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, मतलब पहले 20 साल, इसके पहले 20 साल ये प्रयोग कर चुके होंगे। ठीक है, और समझिएगा, इन्होंने 16 साल के बॉयज, देखो मनोविज्ञान में जितने लोग पढ़ाते हैं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं बालक, कि बालकों पर, बालकों पर। इसका मतलब बालक बालिकाएं दोनों होता है। लेकिन इन्होंने, हम देखो मैंने स्पेशली लिखा है बॉयज, इट मींस लॉरेंस कोहलवर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया, इसमें जो प्रयोग किए थे उसमें केवल और केवल रखा है किसको भैया, बॉयज को।
गर्ल्स को, लड़कियों को नहीं रखा है, बॉयज को रखा है। केवल किसको रखा? बॉयज को। और आप समझिएगा, लॉरेंस कोहलवर्थ के सिद्धांत की जो आलोचनाएं जो लोग करते हैं, उसमें एक आलोचना इस बात के लिए भी है कि इन्होंने इसमें लड़कियों को शामिल नहीं किया। और जो लोग फ्राइड को पढ़ चुके हैं, जो लोग साइकोलॉजी पढ़े हैं, उन्होंने एक शब्द सुना होगा, इड ईगो और सुपर ईगो। माना जाता है कि बालिकाओं में, महिलाओं में, लड़कियों में सुपर ईगो ज्यादा होता है। पश्चाताप की भावना, शर्म, संस्कार, नैतिकता, डर, ये सारी भावनाएं जो सुपर ईगो में होती है वो लड़कियों में ज्यादा है, और इन्होंने लड़कियों को शामिल नहीं किया, ये इनकी एक कमी है। ठीक है, तो हिंज की कहानी, अभी हिंज की कहानी क्या है आपने सुनी, हम बता भी देंगे, फिलहाल जनरल बता रहे हैं। हिंज की कहानी के आधार पर 20 वर्षों तक बच्चों से इंटरव्यू लिए। बच्चों में कौन थे? केवल और केवल बालक, और उसी आधार पर बच्चों की नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कता पर सवाल पूछे। दुविधा तर्कता क्या है? आपसे हम कोई चीज कहें कि साहब ये अच्छा है कि ये, अब आप दुविधा में आ जाओगे। फिर आपको हमने बताया, फिर आपने कहा सर ये अच्छा है, तो हमने आपको दुविधा में डाल दिया कि नहीं बेटा इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो आपने कहा सर ये अच्छा है, मैंने दुविधा में डाल दिया। फिर हमने कहा बेटा ये तो अच्छा है लेकिन इसके विषय में तो सुनो, इसके विषय में, जब तुमने इसको सुना अब तुम कंफ्यूज हो गए, ये अच्छा कि ये अच्छा, तो ये क्या है? दुविधा। तो उन्होंने दोनों चीजें करी, नैतिक दुविधा भी और नैतिक तर्कता भी। अब हिंज की कहानी क्या है? आपने सुना तो होगा, जनरल आपको बता दे। हिंज या हाइजिन या हिज कहीं कहीं लिखा है, कहानी बहुत सिंपल है। अच्छा एक चीज और भी, मैं हिंज की कहानी की बात कर रहा हूं, लेकिन असल में इन्होंने जो कहानी ली थी वो एक नहीं ली थी, बल्कि कुल 11 कहानियां ली थी। देखो जितनी चीजें आपको बता रहे हैं जल्दी जल्दी ये कहीं मिलेंगी नहीं। क्या इन्होंने 11 कहानी ली हैं? इन्होंने हिंज की कहानी को आधार बनाया। इनके पूरे प्रयोग का आधार क्या था? साक्षात्कार, बच्चों से इंटरव्यू लेना। बच्चों में भी कौन थे? लड़के थे, 16 साल के लगभग एज के बच्चे थे, और उसी आधार पर नैतिक तर्कता और नैतिक दुविधा की इन्होंने बात करी। नैतिक तर्कता और दुविधा, चलिए यहां लिख देते हैं, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कता की बात की। अब हिंज कौन है? आपने कहानी सुनी, हम शॉर्ट में बस 1 मिनट बता दें। हिंज नाम का एक आदमी, उसकी पत्नी को बीमारी है, और वो व्यक्ति जो है, डॉक्टर दवाई लिखता है कि साहब ये डॉक्टर यहां से ले आओ, ये दवाई यहां से ले आओ। वो व्यक्ति उस मेडिकल स्टोर पे या उस फार्मासिस्ट के पास जाता है या उस व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास ये दवाई है, और वो कहता है साहब ये दवाई हमको ले लो। लेकिन वो आदमी जो दवाई बेच रहा है वो दवाई के दाम बहुत ज्यादा बताता है। इतने पैसे हिंज के पास थे नहीं। अब साहब हिंज के पास तो पैसे थे नहीं, तो हिंज ने कहा भैया एक काम करो, अभी मेरे पास पैसे कम है या नहीं है, हमसे बाद में ले लेना। लेकिन वो जो दुकानदार था उसने कहा ऐसा नहीं है, जितने पैसे हैं, जितने हम बोल रहे हैं, यानी मेरे मुंह मांगे दाम जो है वो आप हमको दीजिए, हम आपको इसके बगैर दवाई नहीं देंगे। अब क्या होता है, हिंज वापस लौटाते हैं। फिर डॉक्टर उसको चेतावनी देते हैं कि अगर आज दवाई ना मिली तो आपकी पत्नी की जान जा सकती है। इधर पत्नी की जान जा रही है, इधर वो दुकानदार कह रहा है कि जो मेरे मुंह मांगे दाम है अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो आपको दवाई नहीं देंगे। अब हिंज क्या करता है? अब हिंज चोरी करता है, उसी के घर में या उसी की दुकान में या उसी की फैक्ट्री में चोरी करता है, और वो दवाई जो उसे चाहिए वो वहां से दवाई ले लेता है, और वो दवाई लाके अपनी पत्नी को दे देता है, और पत्नी उसकी ठीक हो जाती है। अब इस कहानी के आधार पे हमारे जो कोहलवर्थ महोदय हैं, ये 16 साल के लड़कों से साक्षात्कार लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ हिंज ने सही किया। अब बच्चे दुविधा में हैं, वो बच्चों से कहते हैं बताइए बच्चों हिंज ने सही किया? बच्चे कहते हैं हाँ बिल्कुल सही किया। अब वो कंफ्यूज कर देते क्या कि अच्छा चोरी करना अच्छी बात है? बच्चे कहते नहीं नहीं गलत किया। फिर वो कंफ्यूज करते हैं, अच्छा गलत किया मतलब अपनी पत्नी को मर जाने देते। तो बच्चा क्या है, दुविधा में आ गया, और वो तर्क भी दे रहा है। तो यहां पर नैतिक दुविधा और तर्कता की बात हुई है। देखिए इस कहानी में अगर कोई हमसे पूछे कि साहब इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर कुछ नहीं है, ये तो नैतिकता है। आप कहोगे झूठ बोलना और चोरी करना अच्छी बात है, हम कहेंगे नहीं भाई गलत बात है। फिर हम तर्क आपसे कर सकते हैं कि
क्या उसने हिंज ने सही किया? आप कहोगे हाँ सही किया, पत्नी की जान बचाने के लिए। तो कल को हम कहेंगे अच्छा भाई पत्नी की जान बचाने के लिए क्या चोरी कर सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल। तो हम कहेंगे ठीक है भैया, मेरी पत्नी ने कहा कि आज जो है मेरा बर्थडे है और हमें सोने का एक हार चाहिए, अगर नहीं लाए तो हम मर जाएंगे, नहीं लाए तो हम मर जाएंगे। तो क्या हम ज्वेलर्स क्या चोरी कर लेंगे? तो इसका मतलब चोरी करना बुरा है। और जब आप कह दोगे सर जी चोरी करना बुरा, तो हम कहेंगे भैया जान बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी सच्चाई या असली बात यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, विचारों के आधार पर यह देखा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी नैतिकता है या नहीं है, कम है, ज्यादा है, या इसके विचार क्या है। अर्थात यहाँ सच या गलत कुछ भी नहीं है। ठीक भाई, जाहिर है आपको अपनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, उसमें कुल मिला के 3 अवस्थाओं की बात इन्होंने करी है। 3 अवस्थाएं, और इस 3 अवस्थाएं में कुल 6 चरण हैं। तो समझिएगा अवस्थाएं कितनी है इसकी, 3, और 3 अवस्थाओं में कुल 6 चरण हैं। तो जितनी हमने आपको बात बता दी इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आपको बताएंगे इनकी नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोहलवर्ग की जो 6 अवस्थाएं या 3 अवस्थाएं हैं, 6 चरण हैं। अगर आप देखो इन्होंने, या आप ये कह लो कि 3 चरण हैं 6 अवस्थाएं, कुछ भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं। इन्होंने 3 अवस्थाएं 6 चरण, लेकिन साहब जो 6 चरण दिए उनके एक एक के कई कई नाम हैं, एक एक कई कई नाम हैं। तो आप कोशिश करना इनके इंग्लिश नाम याद करने का, ठीक है भाई। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनकी 3 अवस्थाओं की। तो बच्चों बात हम लोग कर रहे थे कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। कुछ देर के लिए हमने आपका वीडियो पॉज किया था, आप भी समझ गए होंगे। असल में मुझे लिखना था बोर्ड पे और हमें लगा आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़ा रोक दिया था। समझिएगा ये सब तो हम बता ही चुके हैं भाई, आपको पूरा जितना भी है इसमें आपको बाकायदा बता दिया गया। लॉरेंस कोहलवर्ग के विषय में कि अमेरिका के हैं, सन बता दिया। 1969 में इन्होंने नियम बनाया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। 1981 में उसको कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट किया, चेंजमेंट किया। हिंज की कहानी आई, 20 साल तक साक्षात्कार लिया, 16 साल के लड़कों पर, केवल लड़कों पर प्रयोग किए। लगभग 11 कहानियां थी जिसमें हिंज की कहानी के विषय में बात करी। इन्होंने नैतिक तर्कता दुविधा की बात करी। अब बात करते हैं नैतिक विकास का जो इनका सिद्धांत है, उसमें कुल 3 अवस्थाएं हैं और तीनों में 2-2 चरण है। यानी कुल चरण कितने हो गए भैया? 6। समझिएगा पहली अवस्था इनकी है पूर्व परंपरागत स्तर, यह हम लोग कह सकते हैं पूर्व परंपरागत, या परंपरागत ना दिया हो तो पूर्व रूढ़िगत या पूर्व नैतिकता का स्तर। पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर या पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी या मोरालिटी का लेवल, ये पहले का है पूर्व। दूसरे वाले में पूर्व नहीं लगा है, डायरेक्ट है परंपरागत नैतिकता का स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। नंबर 2 में ये है, और नंबर 3 में है उत्तर यानी पोस्ट उत्तर परंपरागत का स्तर या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यहां पे पूर्व है, यहां पर यहां पे पूर्व है, यहां पे परंपरागत है, यहां पे उत्तर परंपरागत है। यानी परंपरागत से पहले वाला ये पूर्व और परंपरागत से बाद वाला ये उत्तर। अगर इसको रूढ़िगत नैतिकता का स्तर मानो तो पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और ये क्या पश्च नैतिकता या पश्च रूढ़िगत या उत्तर रूढ़िगत, ये सिस्टम है। इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल या लेवल ऑफ मोरालिटी, जो भी आप पढ़ते हो। हमने आपसे कहा था अवस्थाएं 3 है, 1, 2, 3, और इन सबके 2-2 पार्ट हैं। तो अगर 2-2 पार्ट हैं तो कितने हो जाएंगे? 6। देखिए मैंने 6 लिख दी हैं। और खास बात यह है कि एक एक लेवल के नाम अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग बाद में व्याख्या किए। इसका मतलब एक के कई कई नाम हैं। कोशिश मेरी होगी आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा दें। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कई आते हैं, लेकिन समझिएगा यूपी टेट में सीधे सीधे कह देगा ये 3 सिद्धांत, ये दे देगा 3 स्तर, कहो कह दे चौथा कौन सा है। टेट में, सी टेट में इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ देता है।
आजकल टेट में भी चेंज हो गया है। टेट में कोई एग्जांपल दे देगा, जैसे जैसे इस बार आपने देखा होगा, एक लड़की, हमें नाम एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, एक लड़की अपनी इस कक्षा 5 की एक लड़की, आप जिन्होंने टेट एग्जाम दिया आपने देखा होगा, क्वेश्चन ये आया था, लड़की का नाम कुछ था, एक लड़की अपनी सहेली से इसलिए लंच मांगती कि कल हमने तुमको दिया था, अब कल तुमको हमने लंच दिया तो आज तुम हमें अपना लंच दे दो, शेयर कर लो। कह दिया गया था कि ये नैतिक विकास की कौन सी अवधारणा है। या एक नाम मुझे अच्छा याद आ गया, करनैल सिंह, आपने सीटेट में देखा होगा, क्वेश्चन था करनैल सिंह जो है बिजली का बिल जमा नहीं करना चाहते। ऐसे कोई कई क्वेश्चन कि जैसे हमसे कह दिया जाए या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए कि एक व्यक्ति लेफ्ट राइट कहीं से भी जाना चाहता है, ग्रीन लाइट हो चाहे रेड लाइट हो, वो हमेशा सड़क को पार करता है, लेकिन पनिशमेंट के डर से बचने के लिए वो ग्रीन लाइट रेड लाइट पर खड़ा हो जाता है, नियम मानने के लिए नहीं, इसलिए रेड लाइट पर खड़ा किया, ऐसा ना उसका जुर्माना हो जाए। कह देगा नैतिक विकास की कौन सी अवधारणा है, या हमें जेल हो जाएगी इसलिए हम गलत काम नहीं करते हैं, बिजली की चोरी नहीं करते हैं, तो ये कौन सी अवधारणा। कई सारी चीजें हैं। देखिए बच्चा भी चोरी करता है और हम भी चोरी करते हैं, हम का मतलब हम नहीं, जनरल बच्चा चोरी कर रहा है, टॉफी की, चॉकलेट की, अपने साथी की पेंसिल की, कॉपी की, मम्मी से चुरा के फ्रिज में रखी हुआ आइसक्रीम टॉफी खा लेगा, या मिठाई खा लेगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, ये बच्चे की चोरी है। बड़ा आदमी क्या चोरी करेगा, बिजली की चोरी करेगा, एसी घर में चल रहा होगा तो उसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट कर देगा, और भी तरीके चोरी करने के होते हैं। दोनों में अंतर वही था, नैतिकता जो इन्होंने बताया, ठीक है ना। तो चोरी करने में बहुत सारी नैतिकता, समझिएगा। पहला इन्होंने कहा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन यानी आज्ञा एवं दंड पालन उन्मुक्तता। अब देखो उन्मुक्तता और ये सब लिखने की जगह भी नहीं थी और कोई जरूरत भी नहीं, आप इतने से ही जान जाए। एक बच्चे से हमने कहा कि बच्चे अपनी बहन को टॉफी दे दो, बच्चे से हमने कहा अपनी बहन को क्या दे दो भैया, टॉफी दे दो। बच्चे ने कहा हम नहीं देंगे। मम्मी ने क्या बोला, पिटाई होगी। समझना, ये दो डायलॉग है। मम्मी ने कहा अपनी बहन को टॉफी दो, जो भी सामान आया पापा लेके आए, आधा आधा तुम लोग बांट लो। बच्चे ने कहा हम नहीं देंगे। आदत होती बच्चों के, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इतनी नैतिकता नहीं होती है, तो सिद्धांत है हमारा। बच्चे ने कहा हम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं है। देखो एक चीज और समझना, बच्चे जन्म के समय नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होते, वंशानुक्रम से, वातावरण से धीमे धीमे वो नैतिकता सीखते हैं। छोटा बच्चा आप देखते हो, वो चल रहा है, उसका टॉफी गिर जाए वो उठा के मुंह में डाल देगा। चिप्स खा रहा है, साल 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, कोई चीज गिर गई, 3 साल का, 4 साल का बच्चा, कुछ गिर गया उसने उठा के खा लिया। लेकिन अगर मेरी कोई चीज, मेरा चिप्स, मेरी टॉफी मेरे मुंह से गिर जाए या आपसे गिर जाए, जो लोग देख रहे हैं, तो क्या उठा के खा लोगे? नहीं। अब बच्चा क्यों खा रहा है? आप कह दोगे उसके अंदर नैतिकता नहीं है। नहीं, नैतिकता नहीं, उसका दिमाग उतना ज्यादा परिपक्व नहीं है, वो ये समझ नहीं पाता कि ये काम गलत है। यही बात हमारे कोहल वर्ग कह रहे हैं। क्या कहा? अपनी बहन को टॉफी दे दो। बच्चे ने कहा नहीं देंगे। मम्मी डंडा लेके आई, बोली अब दोगे? मम्मी ने कहा पिटाई होगी, पापा से शिकायत करेंगे, पापा शाम को आएंगे तो मार पड़ेगी, आज शाम को जो अच्छा वाला खाना बनेगा तुमको नहीं मिलेगा, मामा क्या जाएंगे तुमको नहीं ले जाएंगे। अब बच्चे ने चुपचाप मन अपना महसूस कर अपनी बहन को टॉफी दे दी। ये जो नैतिकता है ना, इसको बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यानी बच्चे ने जो आज्ञा पालन की वो क्यों की है, मैंने आज्ञा लिख दिया, आज्ञा पालन भी कह सकते हो उसको। क्योंकि उसको पिटाई का डर है। यानी डर की वजह से, पिटाई की वजह से, डांट की डर से, किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल उसको हैरेसमेंट होगा, पिटाई होगा, इसकी डर की वजह से जब कोई बच्चा गलत काम नहीं करता है तो ये इस स्टेज में आता है। अब क्वेश्चन हो सकता है, जैसा मैंने कहा करनैल सिंह वाला क्वेश्चन बोला, वो एक मुस्लिम लड़की के नाम से क्वेश्चन आया कि उस लड़की ने कहा मुझे खाना दो, लंच दो, क्योंकि मैंने कल तुम्हें दिया है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप समझोगे कैसे? मेरे एग्जाम्पल को समझना।
एक बच्चा अगर पिटाई के डर से, डांट के डर से, पापा के डर से या दादी के डर से, या बच्चा जिससे डरता है, मान लो बच्चा जो अपने चाचा से डरता है, तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है बुलाएं चाचा को, भी बुलाएं, अभी तुम्हारी पिटाई होगी, तो बच्चे ने कहा ले छाम दे रहे हैं, या आपकी ये बात मान ले रहे हैं, या हम ये काम कर ले रहे हैं, या हम ये काम नहीं करेंगे, या हम रोएंगे नहीं। ये याद करिए, फिल्म शोले के बाद एक डायलॉग बहुत चला था बच्चों के लिए, क्या कि बच्चे सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, याद है ना? ये डायलॉग खूब चलता था बच्चों के लिए, लोग चुटकुले में बोलते थे कि अगर हम बच्चे से कहा जाता था बच्चे सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो बच्चा सो रहा है, आज्ञा का पालन कर रहा, क्यों? गब्बर की डर की वजह से ना। तो जो डर की वजह से बच्चा काम करता है वो नैतिकता होती ये वाली। क्लियर? पहली स्टेज। दूसरी में क्या आया? अहंकार की भावना, स्टेज ऑफ ईगो, यांत्रिक सापेक्षवाद भी कहते हैं, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहां पे बच्चा क्या करेगा? यहां पे बच्चा दिमाग लगाएगा, उसके अंदर अहम की भावना हो जाएगी, उसको लगे, वैसे हाँ मैं इसमें एज बताना भूल गया, आप इसको कह सकते हो ये लगभग 4 से 10 वर्ष के लिए होती है, 4 से लगभग 10 के लिए। अब बच्चे के अंदर ईगो आ जाएगा, वो क्या करेगा? चोरी कर लेगा, वो ऐसे काम करेगा जिससे उसके अहंकार को जो है बढ़ावा मिलता हो, यानी वो मांगेगा नहीं, मम्मी मना कर रही टॉफी नहीं लेना, नहीं लेना, या फिर से रसगुल्ला मत निकालना, वो जाके खा लेगा, फिर उससे डांट पड़ेगी। तो जहां पर बच्चे के अंदर ईगो की बात आ जाए, और कभी कभी उसके अंदर एक्सचेंज की भावना होती है कि हम टॉफी तो दे देंगे लेकिन इसके बदले हमें भी टॉफी दो, तो मम्मी का एक काम करो, तुम इनको टॉफी दे दो, इसके बदले में ये जो चिप्स का पैकेट रखा है जो बहन के पास है ये तुमको दे देगी, या ये तुम्हारा होमवर्क करा देगी, या ये तुमको अपनी पेंसिल दे देगी, या तुमको ये मोबाइल में गेम खिला देगी। कभी ना कहीं ना कहीं एक्सचेंज की भावना भी यहां पे आती है। ये हमारी पहली अवस्था, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल। हम दूसरी अवस्था की बात करते हैं, ये लगभग 10 से लेकर 13 साल तक चलती है। देखो इसको 3 से 10 कह लो, 4 से 10 कह लो, कोई विशेष फर्क नहीं, एग्जाम में जो नियरेस्ट डियरेस्ट हो उसी में लगा देना। अब इसमें क्या है? तीसरी अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इंग्लिश सुनिएगा, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, या इंटरपर्सनल रिलेशन। मतलब क्या है? अब बच्चा प्रशंसा पाने के लिए अच्छा व्यवहार करेगा, नैतिकता को दिखाएगा, लेकिन नैतिकता क्यों दिखा रहा है? प्रशंसा पाने के लिए। वो चाहता है हम कोई ऐसा काम करें जिससे उसके स्कूल के लोग, उसके घर के लोग, उसके पापा या मम्मी या और जो उसके यहाँ मेहमान आए हैं वो उसकी तारीफ करें, और क्या कहें? प्रशंसा में क्या कहें? तुम बड़े अच्छे लड़के हो, या ये लड़की बहुत अच्छी है। अब बच्चे को मालूम है, बच्चा खेल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसको मालूम पापा 7 बजे घर आते हैं। उसने क्या किया? 6:45 पे कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़ना चालू किया। पापा घर में घुसे, पापा दिखा रहे, वाह मेरा बेटा पढ़ रहा है। वो खुश हो गया, अरे वाह तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। गले से लगा लिया, प्यार किया, ठीक है तुम्हारे लिए हम अभी कोई चीज ले आएंगे, तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएंगे, या संडे का कोई वादा कर लिया। तो बच्चे ने जो ये नैतिकता दिखाई है ना, जो ये दिखावा किया है, देखो ये एक तरह का क्या है भैया? दिखावा। अब बच्चे ने दिखावा क्यों किया? उसे अपने पिता की प्रशंसा पानी थी, अपने टीचर की, अपने से बड़ों की, अपने घर वालों की प्रशंसा पानी है। वो चाहता है लड़का क्या कि लोग हमसे कहें यू आर अ वेरी गुड बॉय। लड़की वो क्या चाहती है? यू आर अ वेरी नाइस गर्ल। तो बच्चा पर्सनली चाहता है लोग उसकी तारीफ करें। यानी देखो यहां पे बच्चा नैतिकता क्यों कर रहा था? डर की वजह से, पनिशमेंट की वजह से। यहां पे नैतिकता क्यों कर रहा है? एक्सचेंज की वजह से, कि हम तुम्हें दे देंगे इसके बदले हमें दे दो। यहां पे क्या बच्चा जो है दिखावा, देखो यहां पे क्या आ गया? दिखावा। अब यहां बच्चा दिखावा कर रहा है, क्या उसको क्या लगता है? उसको लगता है ये अगर हम ठीक से काम करेंगे, स्कूल में मैडम कहेंगे चलो बेटा खड़े हो। कौन कौन बच्चा ऐसा जो सुबह नहा धो के बढ़िया से पूजा करके पैर छू के इस तरह से आता है? एक बच्चे ने हाथ उठा दिया, मैंने कहा चलो भाई सब लोग क्लैपिंग करो, कितना बढ़िया लड़का है। अब उस लड़के ने भले झूठ बोला हो या सच बोला, लेकिन जब वो क्लैपिंग होती है, यही क्या होती है? प्रशंसा की भावना। वो चाहता लोग उसको क्लास में अच्छा कहें, उसकी टीचर उसको अच्छा कहें, उसके साथी उसको अच्छा कहें। फिर क्या भैया? सामाजिक व्यवस्था, सम्मान की भावना,
मेंटेनेंस सोशल ऑर्डर। अब देखो, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे उसके मन में सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना जागने लगती है, उस समाज के नियमों को मानने लगता है। यहां पे समाज का मतलब देश दीन दुनिया नहीं है भाई। 13 साल के बच्चे के लिए देश दुनिया से क्या मतलब। समाज का मतलब उसका स्कूल, उसका कॉलेज, या जहां पढ़ता हो उसके टीचर, उसकी लोकेलिटी, उसकी कॉलोनी के लोग, उसके मोहल्ले के लोग, उसके रिलेटिव, उसके पापा के दोस्त, मम्मी के दोस्त, या जो भी लोग हैं, या उसके दोस्त के पापा या मम्मी, उसके दोस्त के बड़े भाई बहन। तो वो सामाजिक जो व्यवस्था है उसके अंदर बच्चे के अंदर उसके प्रति सम्मान की भावना आती है। उसको क्या लगता है बच्चे को कि समाज के जो लोग कहते हैं वो काम हमें करना चाहिए। अब देखो वो क्यों कर रहा है, आपकी बात दिखावा नहीं कर रहा है, आपकी बात वो नैतिकता इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है ऐसा करना आवश्यक है। ऐसा करना क्या है, आवश्यक है। पहले तो दिखावा कर रहा था, लेकिन अब उसको क्या लग रहा है, ये सब करना बहुत आवश्यक है। उसको लगता है अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोग हमें सामाजिक नहीं मानेंगे। तो वो क्या कर रहा है बच्चा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की वजह से, क्योंकि उसको लगता है ऐसा करना आवश्यक है, इसलिए नैतिकता दिखाता है। वो अच्छे काम इसलिए कर रहा है कि उसको मालूम है, उसको लगता है ऐसा करा जाता है। टीवी में दिखाते हैं, पिक्चर में दिखाते हैं, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती है, स्कूल में मैम बोलती है, टीचर बोलती है, इसका मतलब ऐसा करना आवश्यक होगा। अभी उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो दिखावा नहीं कर रहा है। यहां तो दिखावा कर रहा था, यहां बच्चा कर रहा है। अब आ जाओ भैया, सामाजिक समझौते की व्यवस्था या कानूनी अनुबंधन या ठेका व्यवस्था। यहां मैंने ठेका लिखा है, ठेका, सामाजिक ठेका व्यवस्था, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब यहां बच्चा किस लिए करेगा, यहां पे बच्चा, अब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, 13 से आप 10 से 13 यहां लिखा, आप 13 से लेकर यहां तक 16 18 जो भी जहां तक भी मान लें। अब बच्चा ये दिखाई पड़ रहा भाई, ये कैसे मालूम पड़ेगा भैया, थोड़ा देख लीजिएगा, ये दिखाई पड़ रहा है ये। अब देखो, अब जो बच्चा कर रहा है ना, वो कर रहा है कानून, या कह लो नियम, या कानून लिख दे ज्यादा सही है, कानून के डर से। अब आप कहोगे सर जी डर तो यहां भी था, डर यहां भी है, यहां कानून का डर है। कानून का मतलब पुलिस ही नहीं हो सकता है, कानून का मतलब स्कूल के नियम भी तो हो सकते हैं, घर का नियम भी हो सकता है। अब जो बच्चा काम करेगा, नैतिकता दिखाएगा, वो डर की वजह से। जैसे जैसे हमसे कहा जाए भैया रेड लाइट है रुक जाओ, तो हम रेड लाइट, अब देखो रेड लाइट है और चौराहा बहुत छोटा है, चौराहा बहुत छोटा, आपने देखा होगा इस समय लगभग हर शहर में, हर गली में रेड लाइट, ग्रीन लाइट लग गई हैं। कई जगह कोई ट्रैफिक नहीं होता फिर भी लगी होती है, लेकिन वहां हम रुक नहीं रहे हैं क्योंकि हमें डर नहीं है। अब हम किसी अपने कानपुर में अपनी किसी जगह पर रेड लाइट को देख के रुक गए, तो हम इसलिए नहीं रुके हैं कि हमें कानून का पालन करना और हम बहुत, हमारे अंदर बहुत नैतिकता है, हम नियम वाले ना, हमें डर है। क्या, अगर रेड लाइट पार करी तो भैया फोटो खिंच जाएगी, चालान 1000 का घर पे आ जाएगा। तो हम कानून के डर से नैतिकता का पालन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम वो किस सिस्टम होता है ना, कटिया डालना, वो तार में फंसा के, है ना, डायरेक्ट लाइट, बिना बिजली के, सॉरी बिना मीटर के। हम चाहते रात में कटिया लगा लें, लेकिन डरते क्या, अगर किसी ने देख लिया जेल हो जाएगी। तो कोई व्यक्ति बिजली का बिल इसलिए जमा कर रहा है कि नहीं जमा करेंगे तो बिजली कट जाएगी, जुर्माना लगेगा। रेड लाइट पे इसलिए खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि अगर रेड लाइट का उल्लंघन किया तो हमारी फोटो खिंच जाएगी, और नंबर प्लेट की फोटो घर पे चलान आ जाएगा, 1000-2000 का नुकसान हो जाएगा। इस डर से हम नैतिकता का पालन कर रहे हैं। अब आप देखना, सबसे पहले नैतिकता किस लिए थी, बच्चे को अपने माँ बाप से डर लगता था, यहां भी डर है, लेकिन अब कानून का, समाज का डर है। तो पहले डर था, बाद में वो एक्सचेंज कर रहा कि ठीक है तुम हमको दे दो, हम तुमको दे देंगे। यहां पे दिखावा है, यहां भैया ऐसा करना आवश्यक है। एक चीज और भी है भाई, यहां पे कानून के डर से व्यक्ति कर रहा है, इसको कहीं कहीं थोड़ा देखना भाई, हम लोग बोलते हैं एक हाथ दे
एक हाथ ले, ये सामाजिक समझौते की अवस्था है। एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी हम तुमको ये चीज दे देंगे इसके बदले, लेकिन हमें ये चीज चाहिए। याद करिए इस साल का टेट का एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक लड़की अपनी सहेली से कहती कि मेरे साथ लंच शेयर करो। क्यों? क्योंकि कल तुमको हमने लंच कराया था, हम तुमको गाड़ी दे रहे हैं, अपनी बाइक ले जाओ मेरी, लेकिन ये दे इसलिए रहे कि कभी हमें तुम्हारी कार की जरूरत पड़ी तो तुम मना नहीं करोगे। हम तुमको पैसा इसलिए दे रहे हैं उधार कि तुम हमें वापस तो कर ही दोगे, लेकिन हमको आवश्यकता पड़ेगी तो तुम भी हमको दोगे। वो शादियों में एक सिस्टम होता है ना, व्यवहार, एक आदमी रजिस्टर लेके दो बैठ जाते हैं, बुजुर्ग से लोग, एक नहीं बैठते, दो लोग बैठते हैं। अब दो लोग बिठा दिए जाते हैं बेचारे, जिनको खाना पीना कुछ मिलता नहीं, बैठे देते हैं बेचारे रात भर हिसाब किताब में। उनको इसी टेंशन में देते हैं कि ऐसा ना हो 1000-2000 का हिसाब गड़बड़ हो गया तो खाना पीना तो कुछ मिला नहीं, 1000-2000 जेब से चले गए। तो बेचारे सेवा भी करते हैं, लिखते रहते हैं, अपना व्यवहार भी लिखते हैं। अब अपना व्यवहार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वही लिख रहे हैं, तो उनको लगता है एक प्रेशर होता है अच्छा व्यवहार लिखो, तो बेचारे व्यवहार भी लिखते हैं, रात भर चौकीदारी भी करते हैं, खाना भी बेचारों को ठंडा ही मिलता होगा। अब ये जो व्यक्ति हैं, जो लोग व्यवहार लिखा रहे हैं, वो क्यों लिखा रहे हैं? हम किसी के शादी में जा रहे हैं, हमने कह दिया भैया 500 फलाने सर जी, ये इसलिए लिखाया कि मेरे घर में मेरी बिटिया की जब शादी होगी तो हमने तुम्हें 501 दिया, तो कम से कम अब 500 के बाद तुम 601 तो दोगे नहीं, तो सीधे 1001 दोगे, काम ही खत्म। और हमने 1001 लिखा है तो आप 1100 लिखाओ, या हमने 2100 लिखाया तो आप 5100 लिखाओ। ये एक हाथ दे एक हाथ ले, यही है सामाजिक समझौता। ये हमारे आपके बीच में एक अननोन समझौता है, अलिखित समझौता, अननोन नहीं अलिखित, कि हम तुमको तो दे देंगे लेकिन उसके बदले तुम हमें दोगे। ये भी तो एक तरह की नैतिकता है कि किसी की शादी है, अब आप देखो लोग नैतिकता दिखा रहे कि यार इसकी बिटिया की शादी है, इसको खूब व्यवहार दो ताकि इसकी कुछ हेल्प हो सके। ये हम जो नैतिकता कर रहे हैं ना, ये एक्सचेंज वाली है भैया, एक हाथ दे एक हाथ ले। हम दे इसलिए भी रहे हैं कि आज तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुम्हारी बिटिया की शादी व्यवहार ले लो, लेकिन कल मेरे लड़के की शादी हो तो भूलना नहीं, ये डायरी सुरक्षित रखना, देख लेना हमने कितना लिखा है और उसको बढ़ा के देना। और ऐसा ना हो मेरे लड़के की शादी 10 साल बाद हो, हमने तुम्हें 500 दिया, तुम भी 500 दे दो, अरे 10 साल में 500 की कीमत तो फिर 2000 हो जाएगी। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या? एक हाथ दे एक हाथ ले, सामाजिक समझौता इसी को बोलते हैं, इसी को कानूनी अनुबंधन बोलते हैं। यानी तुम्हें हम देंगे इसलिए कि हम तुमसे ले सके, लेकिन नैतिक विकास सबसे अंतिम में आता है, यूनिवर्सल मोरालिटी सबसे अंतिम अवस्था, छठी अवस्था, ये नैतिक विकास की सबसे उच्च अवस्था है। यहां पे क्या है मालूम है? ये एक हाथ दे एक हाथ ले नहीं है, एक हाथ दे एक हाथ ले नहीं है, यहां ये है भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। यानी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो ले लो। यहां पे बच्चा व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिकता दिखाता है। यानी जैसे राजा हरिश्चंद्र के लिए कहा जाता है कि उनकी पत्नी को बेचना पड़ा, उनका राजपाट चला गया, उनके बेटे की सांप के काटने से मौत हो गई। हरिश्चंद्र की पत्नी बेटे के शव लेके आई अपने पति के पास कि भैया इनका अंतिम संस्कार करना है। भैया नहीं महाराज, उन्होंने कहा भाई ठीक है संस्कार तो कर देंगे लेकिन इसका पैसा देना पड़ेगा, टैक्स। उन्होंने कहा आपका मालिक तो है नहीं, रात का समय है, अब बिना पैसे में संस्कार कर दो क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ना, ये नैतिक विकास की सबसे उच्च अवस्था है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हम अपनी नैतिकता नहीं खोएंगे, आप बिना टैक्स दिए नहीं जा सकते। उन्होंने कहा क्या करें? बोले ठीक है अपनी साड़ी आदि फाड़ के दे दो। आगे कहानी आपने पढ़ी होगी कि साड़ी फाड़ी, फिर वो राजा जो जिन्होंने परीक्षा ली ऋषि वापस आए, उन्होंने सारा राजपाट वापस किया, कहा हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो अल्पोर्ट का शीलगुण का सिद्धांत, व्यक्ति तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो एक नाम आएगा अल्पोर्ट, अल्पोर्ट का शीलगुण का सिद्धांत पढ़ेंगे वहां पे इनका नाम आएगा। तो ये नैतिकता की उच्च अवस्था है। यानी तुमको हमने पैसा दे दिया और क्या कहा? हमें वापस मत देना। यानी किसी की मौत हो जाए, कोई मर जाए, कोई जिंदा रहे, कोई मतलब नहीं, हम अपनी नैतिकता में अड़े रहेंगे।
जैसा हिंज ने किया था वैसा नहीं करेंगे। हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी कर ली। यहां पे क्या कह रहे थे वो कि ना कोई मर रहा हो जी रहा हो। आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी, कई ऐसे फिल्मों में तो ये कम दिखाते हैं, साउथ की फिल्मों में बहुत दिखाते हैं। साउथ की आप फिल्में देखिए, जितनी भी आपकी रजनीकांत या इन लोगों की, उनमें यही दिखाते हैं कि उनका घर चला गया, घर बार चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता को नहीं खोया। यानी हम आपको पैसा दे रहे हैं, आपसे वापस नहीं मांगेंगे, यानी भगवान तुम्हारा भला करे। तो भगवान तुम्हारा भला करे, ये कैसी सार्वभौमिक नैतिकता। आप रजनीकांत की मूवी देखिए, एक मुझे एक्टर, मेरी शकल मेरे दिमाग में उनका नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है उनका, वो एक फिल्म आई थी इंद्र टाइगर, उसमें है वो। उनकी आप फिल्में देखिए, इंद्र टाइगर में जो भी हीरो हैं, उसमें आप फिल्में देखिए, उनकी फिल्मों में अधिकतर नहीं दिखाते हैं कि उन्होंने अपना घर बार मकान दौलत सब दे दिया और बाद में जाके वो छोटे मोटे कहीं पे जाके दुकान कर लिया या वो कर लिया। ऐसी ये जो नैतिकता है ये अंतिम वाली है। यानी समझना, लॉरेंस कोहलवर्थ क्या कह रहे हैं कि 4 से 10, 10 से 13, 13 से 16, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ेगी उसके अंदर नैतिकता भी बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखना। पहले बच्चा डर की वजह से कर रहा था, फिर वो क्या करेगा, छोटी बहन भाई बहन से ये कहेगा कि ठीक है हम चोरी करके खा लेंगे, हम तुमसे छीन लेंगे, थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लेंगे। यहां पे बच्चा नैतिकता कर रहा है दिखावे की वजह से। वो चाहता लोग उसकी प्रशंसा करें, भले उसको उसका मतलब ना मालूम है, लेकिन वो अच्छे काम कर रहा है। क्यों? पापा खुश हो जाएंगे, मम्मी खुश हो जाएंगे, टीचर खुश हो जाएंगी। यहां पर उसको क्या लगेगा कि किसी को खुश नहीं करना है, लेकिन ऐसा करना आवश्यक है, तभी समाज में लोग हमको स्वीकार करेंगे, यानी समाज के लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। यानी बच्चे के मन में सामाजिक व्यवस्था के प्रति एक सम्मान की भावना है कि सब लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए हमें ये करना चाहिए। और यहां पे क्या है, यहां पे भैया व्यवस्था क्या है, एक हाथ दे एक हाथ ले, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तुम हमारे लिए क्या करोगे, हम तुम्हारे लिए ये करे दे रहे, लेकिन तुम ध्यान रखना, आज तो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरे मौके पे तुम दगा मत देना। और यहां पे क्या है, तुम हमारे लिए कुछ मत करो, हम तुम्हारे सब कुछ करेंगे, भगवान तुम्हारा भला करे, यानी हमें लेना नहीं है। नैतिकता की सबसे उच्च जो है श्रेणी यही है। तो ये हमारा जो लॉरेंस कोहलवर्थ है, इनका पूरा नैतिक विकास है। इनकी सबसे बड़ी कमी थी, इन्होंने केवल लड़कों को शामिल किया, लड़कियों में सुपर ईगो ज्यादा होने के बावजूद इन्होंने उसे शामिल नहीं किया। सुपर ईगो आपने मेरे फ्राइड वाले वीडियो में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो एक कमी है। एक अच्छी चीज क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ रही, जैसे जैसे अनुभव बढ़ रहा, वैसे वैसे नैतिकता भी बढ़ती जा रही है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, इसको हमें लाइक करके तो बता ही दीजिएगा, कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा, और पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा। आपको सारे वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे, देखिएगा। घर पे रहिए और मास्क सैनिटाइजर का यूज करिए। हम मास्क हमेशा रखते हैं, भी क्लास के समय हटा दिया फिर इसको पहन लेंगे, तो आप लोग उसका मतलब करिए और पॉजिटिव रहिए, योगा करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।